नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। हम सभी उपस्थित हो चुके हैं वर्ण भेद की कक्षा में। तो वर्ण भेद की कक्षा में केवल वर्ण के भेद ही नहीं देखेंगे, वर्णों की विभिन्न संज्ञा भी देखेंगे। वर्णों की विभिन्न संज्ञा और वर्ण भेद, ये दो एक साथ पढ़ने का उद्देश्य ये है कि इन दोनों का कहीं न कहीं जुड़ाव है। तो हम लोग अध्ययन के क्रम में जानेंगे कि क्या जुड़ाव है, किस तरह से इसे आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रत्येक बिंदु पर हमारी सूक्ष्म दृष्टि पड़ रही है, तो इसको भी हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि आपको जैसे टॉपिक मिला होगा वर्ण की विभिन्न संज्ञाएं पढ़नी है, वर्ण का भेद पढ़ना है, तो वर्ण का भेद दिमाग में आते ही आपको पता चल जाता है कि अरे अ ई उ री के 18 भेद होते हैं और उसके बाद में ली के 6 भेद कट जाते हैं और ए ओ ऐ औ के भी 6 भेद कट जाते हैं। इतना ही आप वर्ण भेद के बारे में जानते हैं? जी हाँ, है तो उतना ही। लेकिन यह जो सिद्धांत, यहाँ जो ये बिंदु है विभिन्न संज्ञा, यह कुछ समझने की आवश्यकता है इसमें, तो इस पर प्रकाश डालेंगे। वर्णों के भेद 18 तो है, जितने आसानी तरीके से हम लोगों ने समझा है, बोला है, उतने आसान इसको मत मानिएगा, क्योंकि सूक्ष्मता कहीं से भी यदि चूकी तो हो सकता है कि प्रश्न पत्र में प्रश्न बनाने वालों की दृष्टि केवल वहीं पर जाकर के अटक जाए। तो क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। वर्ण की विभिन्न संज्ञा पहले पढ़ें कि वर्ण के भेद पढ़ें? आइए हम लोग वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण का स्वरूप आप इसके पूर्व के वीडियो में यह जान चुके हैं कि वर्ण क्या है। उन यदि संस्कृत भाषा में हमें वर्ण का निर्धारण करना है तो कौन कौन से वर्ण होते हैं, वह वर्ण कहाँ से आए हमारे पास में, इसकी क्लियरिटी है। अब वर्ण के प्रकार पर सबसे पहले देख लेते हैं। वर्ण का जो भेद है, प्रकार है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको दो भागों में बांटना है, स्वर और व्यंजन। तो केवल स्वर और व्यंजन से ही नहीं, आपको इसके अतिरिक्त भी कुछ नाम देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में वर्गीकृत नहीं हो पाएंगे। लेकिन सामान्य रूप से यदि बांटना हो तो इसको क्या कहेंगे कि सामान्यतः वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। आप याद करिए कि माहेश्वर सूत्र का अध्ययन आपने किया है। उस माहेश्वर सूत्र में आपको क्या मिला? शुरुआती 4 सूत्रों में स्वर मिले, बाद के 10 सूत्रों में व्यंजन मिला, यही मिला है। तो हम सामान्य रूप से उनको देखें कि दो प्रकार से हैं। मैं सूत्रनुमा भी लिख सकता था, यहाँ पर सीधे ये लिख देता कि स्वर, जो स्वरों की विभिन्न संज्ञाएं हैं, उदात्त, ह्रस्व इत्यादि, उसी सूत्र से बता देता। लेकिन मैं उस स्तर तक जाना चाहता हूं कि कोई विद्यार्थी थोड़ा कमजोर भी है तो समझ सके बातों को। क्या होता है, बस 15-20 मिनट ज्यादा देना पड़ता है और टाइपिंग वगैरह में कुछ परिश्रम कुछ ज्यादा करनी पड़ती है, बस यही होता है। लेकिन समझ तो सब जाते हैं। तो सामान्य रूप से वर्ण के कितने प्रकार हो गए? दो। स्वर और व्यंजन कहां पर मिला? स्रोत क्या है? माहेश्वर सूत्र में मिला। हमारा पूरा डिस्कशन वर्ण में, उच्चारण स्थान में या किसी भी चीज में माहेश्वर सूत्र पर ही होगा। हमारे विषय वस्तु का, हमारे अध्ययन का आधार माहेश्वर सूत्र होगा, क्योंकि उसको छोड़ करके आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो स्वर किसको कहेंगे? तो स्वर आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, अ आ ये सब स्वर है। अ आ से लेकर आप अह तक बोल देते थे, स्वर है। लेकिन हमें अब पता चल गया कि अह, अंग, अह ये सब स्वर नहीं है, अनुस्वार विसर्ग उनको कहते हैं। और स्वर में भी कुछ ऐसे हैं कि जो किसी स्वर का भेद है। जैसे अ का भेद है आ, यह स्वर के, एक मिनट, हाँ, तो स्वर का भेद है आ ना। तो 9 स्वर हम लोगों ने देखा था और उसके बाद व्यंजन देखा था। तो स्वर की परिभाषा यदि बात की जाए कि क्या हो सकती है, तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः। यहाँ जो र है वह उसके शोभित होने की बात कर रहा है, उसके साथ उसके अस्तित्व की बात कर रहा है, उसके शासन की बात कर रहा है, उसकी सत्ता की बात कर रहा है, जो स्वयं रहे। स्वयं रहे मतलब हम वर्णों को कहाँ रखते हैं? कोई स्थान है, कोई पेटी है, कोई अलमारी है कि वहां पर रख देंगे? नहीं, हमारे उच्चारण में। तो उच्चारण में जो स्वयं शोभित हो, स्वयं विराजे, वह है स्वर। तो व्यंजन स्वयं नहीं विराजता है, नहीं।
व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आपको तो पता चल गया ना कि स्वर का रहने का स्थान, वर्णों का रहने का स्थान क्या है? हमारा मुख, हमारे पास में जो प्राणवायु है वह, जो हमारे मुख से वायु निकल रहा है वह, यही उसका स्थान है। तो उसमें जो स्वयं विराजे, किसी की सहायता लेकर के न रहे, उच्चारण में स्वयं आ जाए, वह है स्वर। अर्थात जो वर्ण स्वयं ही उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। इसमें उच्चारण में, इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो यहाँ जो राजंते है, इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए कि राजंते क्यों कहा गया। कहने का तात्पर्य कि उनका अस्तित्व नहीं होगा, वो हमारे उच्चारण में आ ही नहीं सकते। व्यंजन की यदि बात की जाए तो बिना स्वर की सहायता के नहीं आते, लेकिन स्वर आते हैं, तो ये स्वयं विराजते हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहा गया। स्वरों का दूसरा नाम अच है। अब अच इनका दूसरा नाम क्यों है? क्योंकि उसके पीछे आप अभी तक अध्ययन कर चुके हैं कि माहेश्वर सूत्र का जो क्रम है, उस क्रम के अनुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आपने पढ़ा है कि अच एक संज्ञा है, अच एक संज्ञा है, और अच संज्ञा हुई कैसे? तो अयुण का जो अ है उसको लेकर के और अयौज का जो च है उसको लेकर के। इस संज्ञा से किस संज्ञी का बोध होगा? यदि यह नाम है तो नाम है किसका? तो अ से लेकर के च तक के जो वर्ण हैं उनकी यह संज्ञा है, उनका यह नाम है। तो यहां पर हम स्वरों का दूसरा नाम अच क्यों देते हैं? क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही हम स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण देख रहे हैं। तो माहेश्वर सूत्र में आप देखेंगे तो प्रत्याहार सूत्र उन्हीं को कहा जाता है। तो जो अच बनाने वाले सूत्र हैं वह सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, या जो स्वर वर्ण है वह इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए स्वर का दूसरा नाम अच भी है। और कहा गया क्या? अचह स्वराह, ये अच बहुवचन में है, ठीक है। अब इसको और स्पष्ट किया गया कि प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर अ, अयुण का अ, और चौथा सूत्र जो है चतुर्थ सूत्र, चतुर्थ सूत्र कौन है? औच का च मिला करके अच बना, और इसके बीच में जो कुछ है वह सब क्या है? स्वर है, ठीक है। तो अच स्वरा हो गया। अब स्वरों के भेद, आपने स्वर देख लिया, स्वर को कुछ और नाम यदि दिया जाए वह नाम देख लिया, और उसको माहेश्वर सूत्र में प्रारंभ में कहा गया है कि अंतिम में कहा गया है, किन किन सूत्रों से कहा गया है यह देख लिया। अब इनके भेद पर आपको चर्चा करनी है, स्वरों के भेद। मैं एक बार केवल 2 से 3 मिनट में भेदों की बात कर देता हूं, फिर इनकी विस्तृत व्याख्या हम लोग एक अलग स्लाइड में देखेंगे, सूत्र देखेंगे, सूत्र की कुछ व्याख्या देखेंगे कि क्लियर हो जाए, इसके बाद ना बचे हमारे पास में अन्य कोई भी चीज। तो सर्वप्रथम स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। आपके पास में ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत दे दिया गया और उदात्त अनुदात्त स्वरित दे दिया गया कि इसमें सर्वप्रथम स्वर के कौन से भेद होते हैं? तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत होते हैं। उसके बाद उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है, उसके बाद फिर अनुनासिक और अनुनासिक भेद हम लोग करते हैं। तो ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा की बात की गई, अभी मात्रा क्या है, मात्रा किस तरह से निर्धारण करना है, उन सब चीजों की चर्चा होगी। आप केवल इसका परिचय प्राप्त करते चलिए, फिर बता रहा हूं। तो ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। ये संख्या में 5 हैं, अर्थात ऐसे स्वर जो ह्रस्व हैं वह कितने हैं? तो 5 हैं, अ, इ, उ, री तथा ली। इनके अलावा कोई ह्रस्व हो आप स्वर तो बताइए। व्यंजन के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इत्यादि भेद नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें इस तरह का कोई उच्चारण काल में की मात्रा देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, बाहर से बार बार आवाज आ जा रही है। तो इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। जो ह्रस्व हैं इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। फिर दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। ध्यान से देख लीजिए, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन है भैया? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ, 8 है। स्वर जब 9 हैं तो यहां पर 8 ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ली का भेद
दीर्घ नहीं होता है, तो री इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। जो ह्रस्व 5 थे उस वहां पर 4 थे क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? अ इ उ री ली दिखाई दे रहा था, लेकिन ए ओ आई औ के ह्रस्व भेद ही नहीं होता है, इसलिए नहीं दिखाई देता था। अभी हम लोग देखेंगे क्यों नहीं होता है, सब कुछ देखेंगे। इनमें अंतिम जो 4 वर्ण है इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। आप संयुक्त व्यंजन सुनते आ रहे हैं कि अक्षत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन है, लेकिन अब संयुक्त स्वर भी जानिए कि संयुक्त स्वर भी कहते हैं, जन्य स्वर भी कहते हैं, इन्हें संध्यक्षर भी कहते हैं। दो से मिलकर बना हुआ है, संयुक्त है, अ और ई का संयुक्त स्वरूप है, इसलिए इन सभी को कहते हैं संयुक्त स्वर। क्योंकि अ ए ओ तथा औ दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं, और किस से क्या मिलकर के बना है यहां पर इस बात को बता दिया गया। अ और ई मिलकर के ए बनता है, अ और ए मिलकर ऐ बनता है, अ और उ मिलकर के ओ बनता है, और फिर औ बनता है। ठीक है, इसी को आप वृद्धि इत्यादि में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, ये मिलकर के बने हुए इसलिए इनको संयुक्त कहते हैं, इसीलिए इन्हें जन्य स्वर कहते हैं, इसीलिए इन्हें संध्यक्षर भी कहते हैं। अब प्लुत वही 3 मात्रा का समय लगे तो उसको प्लुत कहा जाता है। प्लुत के लिए क्या है? उच्चारण में 3 मात्रा का समय। तो सारांश ये है कि 1 मात्रा ह्रस्व, दीर्घ मात्रा, 2 मात्रा दीर्घ और 3 मात्रा का समय लगे तो प्लुत। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब जो संबोधन का पद होता है उसके अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हमें राम को बुलाना है बहुत दूर से, तो राम बोलेंगे, अंतिम वर्ण कौन सा है? अ है, तो वहां पर 3 मात्रा का समय लगता है, बहुत जोर से बुलाना पड़ता है, राम, इस तरह से। तो यह हुआ प्लुत स्वर। अब लिपि में यदि हमें बताना है कि वहां पर प्लुत है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है, जो अभी मैं दिखा रहा था। उदाहरण के लिए एक वाक्य है जो संधि प्रकरण में आपको मिलेगा, ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो कृष्ण को बुलाया जा रहा है, वहां पर यहां जो कृष्ण का अ है वह प्लुत है। प्लुत का पहचान क्या है? बोलने के समय तो हम सुनकर पहचान लेंगे, लेकिन लिखावट में, लिपि में हमें उसके बाद 3 अंक इस बात के लिए प्रयोग करना है कि यह प्लुत स्वर है। जैसे ओम बोलने के लिए इस तरह से लिखा जाता है, सामान्य यदि ओम लिख दें तो गलत है, क्योंकि ओम बोलने में ओ में बोलने वाला समय 3 मात्रा का है, तो इसलिए वह प्लुत ओ है। अब इसके लिए यह कारिका है, ध्यान दे दीजिए। इस कारिका के अलावा भी आपको अभी देखना है। एक मात्रो भवेद ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रश्च प्लुतो गेयः व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। एक मात्रा वाला जो वर्ण है, जो स्वर है, उसको ह्रस्व कहना चाहिए, 2 मात्रे वाले को दीर्घ कहना चाहिए, और 3 मात्रा वाले को प्लुत जानना चाहिए। अब व्यंजन को आधा मात्रा वाला जानना चाहिए। तो यहीं पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि व्यंजन का ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद नहीं हो सकता, क्योंकि ह्रस्व करने के लिए कम से कम 1 मात्रा का समय चाहिए, दीर्घ करने के लिए तो फिर 2 मात्रा का समय चाहिए। प्लुत की तो बात ही मत करिए। तो इस तरह से देखा गया कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत मात्राओं के आधार पर की गई संज्ञा है स्वरों की। अब व्यंजन मात्रा वाला भी, 1 मात्रा वाला भी नहीं होता है, इसके चलते उसका कभी भी भेद ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं पॉसिबल है। मात्रा के अनुसार 3 प्रकार से जो विभाजन हम लोगों ने किया किसी भी स्वर का, ह्रस्व दीर्घ प्लुत का, उसी का विभाजन फिर उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित रूप में भी होता है। और उदात्त आदि, जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत आपने कर दिया, फिर उसके ह्रस्व के 3 भेद, उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ के 3 भेद, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और प्लुत के 3 भेद, उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है। उसके बाद फिर अनुनासिक और अननुनासिक भेद भी होता है। अनुनासिक की बात यहाँ की गई है कि मुख और नासिका की सहायता से बोलने वाला वर्ण अनुनासिक होता है, और सामान्य जो होता है उसको अननुनासिक कहते हैं। लेकिन मैं इसको इतना संक्षेप में बोल करके नहीं छोड़ने वाला हूं। अब इसकी विस्तृत बातें होगी कि वह क्या क्या है, कौन सा सूत्र है, क्या स्वरूप है। तो हम लोग चलते हैं अब यहां पर। आप सोच रहे होंगे बड़ा जल्दी निकलने के चक्कर में है, जल्दी निकलने की आदत ही नहीं है। संज्ञा सूत्र है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यह सूत्र हमें
संज्ञा प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में देखने के लिए मिल जाता है। संज्ञा अधिकार में इसे आप पाणिनि अष्टाध्यायी में देख पाएंगे। यह स्वरों की 3 संज्ञा कर देता है एक साथ में। कौन कौन सी संज्ञा? एक ह्रस्व संज्ञा, एक दीर्घ संज्ञा और एक प्लुत संज्ञा। आपको आज से 20 दिन बाद का मैं टास्क दे देता हूं कि ये ह्रस्व झ्रस्व के में लिखा है, इस पर आपको काम करना है। तो ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा, यह करने वाला सूत्र है। किसकी संज्ञा करेगा? तो स्वरों की संज्ञा करेगा, मतलब स्वरों को एक नाम देगा। तो स्वरों के नाम देने के लिए अब इसके पूरे वृत्ति भाग का अध्ययन करिए, अर्थ को पढ़िए, फिर देखिए। उश्च, उश्च, उश्च इति वह मतलब वो ऊ का ही बहुवचन का रूप है। ये जो तीनों ऊ हैं, वह फिर लिखा है वह, अभी मैं हिंदी वाला बोला हूं, वह वाम काल इव, वो जो तीनों इव है, इन तीनों ऊ के काल के जैसा, इन तीनों ऊ के, ऊ का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप हुआ वाम, ऊ के उच्च, अभी जो काल इसमें हम लोगों को बोलने में हम लोगों ने लगाया है, अभी मैंने बोला तो एक ऊ बोला, फिर एक ऊ बोला, फिर एक ऊ बोला, तो यहां तो ऊ ऊ ऊ करके से लिख दिया ऊ, सभी ऊ, ये जो तीनों ऊ मतलब ऊ, और इन तीनों ऊ के वाचक शब्द यहां पर कौन सा है? वाम। इन तीनों ऊ के काल के जैसा, काल के जैसा काल है जिस अच का, जिस अच का, यस्य मतलब जिसका, वह अच, जिस अच का वह अच क्रमात् क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, वह क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा वाला होता है। यह बता दिया गया इसी सूत्र में, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः में। तो यह बात पूरे सूत्र को देखने से नहीं स्पष्ट हुआ, लेकिन वृत्ति को स्पष्ट कर लिए। सूत्र में लिखा उकाल, उकाल की बात हम वृत्ति को छोड़ देते हैं, सूत्र से यदि समझने का प्रयास करें तो यह है कि ऊ का जो काल है, ऊ मतलब ऊ ऊ ऊ, इसका जो काल है इसी को हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहते हैं। तो बात तो यहां पर यही स्पष्ट हो पाया ना कि यह जो हम ऊ बोल रहे हैं इसी को ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहते हैं। नहीं, इसी उकार के जैसा जिस अच का काल हो, बोलने का काल हो, उसकी ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा की जाएगी। यहां पर यह नहीं लिखा कि एक मात्रा के लिए ह्रस्व संज्ञा की जाएगी, 2 मात्रा के लिए दीर्घ संज्ञा की जाएगी और 3 मात्रा के लिए प्लुत संज्ञा की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा। उच्चारण करके बताया गया, उच्चारण बोलकर नहीं बताया जा रहा, वहां पर इस तरह से लिखा गया कि आप बोलेंगे यदि उसको शुद्ध रूप में तो देखेंगे कि एक में एकदम कम समय लग रहा है, एक में थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, एक में उससे भी ज्यादा लग रहा है। तो उसके आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किए और वृत्ति भाग से इसकी स्पष्टता हो गई कि इनके जैसा यदि किसी और का भी उच्चारण होता है तो उन्हें भी हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहेंगे। अब इसको और समझना हो तो यहां पर लिख दिया गया कि जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक हो जाएगा उसका हम और 3 भेद करेंगे। अभी 3 भेद की कोई बात नहीं करने वाला हूं, जो कुछ वृत्ति भाग में देखा उसको पढ़ लेते हैं, फिर 3 भाग की बात करेंगे। एक मात्रिक जो उकार है उसके समान यदि किसी का उच्चारण काल है तो वह एक मात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल वाला, द्विमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल वाला तथा त्रिमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल वाला अच क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला होता है। क्रम की बात है, मतलब कि 1 मात्रा वाला ह्रस्व, 2 मात्रा वाला दीर्घ और 3 मात्रा वाला प्लुत, यह इनकी संज्ञा होगी। ठीक है, अर्थात यदि एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान किसी अच का उच्चारण काल होगा तो वह अच ह्रस्व, द्विमात्रिक उकार जो हम लोग बोले हैं उसके समान यदि किसी का उच्चारण काल होगा तो दीर्घ, 3 मात्रिक वाला जो उकार बोले हैं त्रिमात्रिक वाला उसके उच्चारण काल के समान होगा तो प्लुत। अब आपको जो बात वहां पर मैंने बताई थी यहां पर भी वही लिखित है कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वो त्रिमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः व्यंजनम चार्धमात्रिकम। यहां पर यह स्पष्ट नहीं है
कि एक मात्रा का क्या समय निर्धारण है। मैं कैसे जानूं कि मैं एक मात्रा में बोल रहा हूं, कि मैं दो मात्रा में, कि मैं तीन मात्रा में। तो इसकी भी आप चर्चा कर सकते हैं कि इसका हम लोग कैसे मात्रा का निर्धारण करें कि किस मात्रा में वर्ण बोला गया है। तो व्यक्ति जो सुनता आया है प्रकृति से, जो समझता आया है, उससे बहुत कुछ सीख लेता है। आपने कभी दर्शन पढ़ते हुए ये सुना होगा कि गाय के समान नीलगाय होती है, ये आपने पढ़ लिया, तो गाय को देख लिया, लगभग आपको स्वरूप पता चल गया कि इस तरह से नीलगाय का स्वरूप है। तो हम लोगों को भी प्रकृति से बहुत कुछ सुनने समझने के लिए मिलता है। तो प्रकृति के अवयव, या कहें कि प्रकृति में जो जीव जंतु है, उसी का प्रसंग स्थापित करके बताया जाएगा कि एक मात्रा वस्तुतः किसको कह सकते हैं, कितना बोला जाए, कितना उसमें श्वास का प्रयोग किया जाए तो उसको एक मात्रा कह सकते हैं। यहां तो परिभाषा दे दिया गया कि एक मात्रा को ह्रस्व कहेंगे। जी अभी तक तो समझ में आ गया कि एक मात्रा का ह्रस्व है, दो मात्रा को दीर्घ करेंगे, तीन मात्रा को प्लुत करेंगे, और व्यंजन को आधा मात्रा वाला करेंगे। व्यंजन जान ही गए हैं कि हल प्रत्याहार वाला व्यंजन है, और स्वर है, स्वरों की ही ये सब ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा हो रही है। वर्तमान की बात कर लेते हैं, फिर व्याकरण शास्त्र में जो कारिका है उसकी बात करेंगे कि किसको हम एक मात्रा वाला कहेंगे। वर्तमान में लोग, आप यदि हिंदी के किसी वर्तमान के व्याकरण को पढ़ें तो बता देंगे कि सेकंड यदि लगता है 1 सेकंड तो एक मात्रा, 2 सेकंड लगा तो दो मात्रा, और 3 सेकंड लगा तो तीन मात्रा, तो एक मात्रा ह्रस्व, दो मात्रा दीर्घ और तीन मात्रा प्लुत। ये बात यहां पर कही गई है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं नहीं, पूरा संस्कृत जगत सहमत नहीं है। हम तो ये मानते हैं, क्या मानते हैं, कि व्याकरण शास्त्र की जो निम्न कारिका है यह आपको स्मरण कर लेना चाहिए, यह स्मरण योग्य है। अब स्मरण योग्य में क्या स्मरण योग्य है, क्योंकि एक मात्रा के लिए, दो मात्रा के लिए, तीन मात्रा के लिए, उकार उकार इत्यादि के लिए ह्रस्व दीर्घ संज्ञा करने की बात हमें पता चल गई, लेकिन मात्रा कितनी एक मात्रा कही जाएगी वह आपको जानना है। तो चासस्तु वदते मात्रां त्रिमात्रं चैव वायसः शिखिरौति त्रिमात्रं तु नकुलस्त्वर्धमात्रकम्। चार पक्षी या चार जीव जंतु को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कि कौन कितने मात्रा में बोलता है। आप इस संसार में रहते हैं, इस ब्रह्मांड में रहते हैं, और ये सब भी इसी में रहते हैं। इनको यदि आपने सुना है तो आप समझ लीजिए कि वही एक मात्रा है, वही दो मात्रा है, वही तीन मात्रा है। क्या क्या, यदि आपने नीलकंठ पक्षी की आवाज को सुना है तो वह अपने बोलने में जितना समय लेता है, जितना श्वास लेता है, उसी को मात्रा कहते हैं। और यदि कौवा की आवाज को आपने सुना है तो उसमें बोलने वाला जो समय है या जितना श्वास आपने लिया है, जो ध्वनि हुई है, उसको दो मात्रा वाला कहेंगे, वह ध्वनि दो मात्रा की है। और यदि आपने मोर को सुना है बोलते हुए तो वह ध्वनि तीन मात्रा वाली है, मोर। और आप नीलकंठ को सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा, चलिए सुन लीजिएगा यूट्यूब वगैरह पर। कौआ को तो सुना ही होगा। अभी तक यदि आप 28 साल के, 26 साल के, 32 साल के, 35 साल के हैं तो ऐसा नहीं है कि कौआ एकदम विलुप्त हो गए थे आपके बचपन में, अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुना होगा जरूर आपने। तो कौआ वाला जब दो मात्रा का है, और मोर को भी सुना होगा, तो मोर वाला तीन मात्रा का है, तो क्या ये बात गलत है? कौआ से ज्यादा समय नहीं लेता है मोर बोलने में, लेता है। ज्यादा उसमें ध्वनि आती है कि नहीं आती? आती है। तो जो मोर है उसके लिए तीन मात्रा की बात कही गई, और जो नेवला है वो बहुत कम बोलता है। नेवला का आप आवाज सुनिएगा, एकदम कम समय में उसका उच्चारण आपको सुनाई देगा, तो उसको अर्धमात्रा कहेंगे। मतलब व्यंजन बोलने में हमें अर्धमात्रा का समय लगता है। नेवले की जो ध्वनि है वह एकदम अल्प समय की है। नेवले के उच्चारण में जो श्वास है बहुत कम प्रयोग किया गया है, वो अर्धमात्रा वाला है। मतलब सबसे छोटा वाला सबसे अंतिम में बताया गया, और एक नंबर वाला यहां बताया गया, दो नंबर वाला यहां बताया गया, तीन नंबर वाला यहां बताया गया, और आधा नंबर वाला जो है कि यहां बताया गया है व्यंजन की जो मात्रा है। ऐसा नहीं है कि व्यंजन को बोलने में ध्वनि ही नहीं है, व्यंजन को बोलने में श्वास का प्रयोग ही नहीं है, उसको बोलने में भी श्वास का प्रयोग है, लेकिन बहुत कम, नेवले के बराबर, नेवले के आवाज के बराबर। अब यहां आपने देख लिया कि ये आधुनिक बात मैंने प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद बता दिया कि मात्रा का निर्धारण इसके तरह से कर लेंगे, और उसके बाद में अब
हम लोग चलते हैं उदात्त आदि पर, तो 1 मिनट में मैं अपनी बातों को संक्षेप करना चाहता हूं कि माहेश्वर सूत्र में हमें वर्ण मिला था, वर्णों के भेद, वर्णों का प्रकार पर हम लोग चर्चा करना प्रारंभ किए हैं। उसमें यह बताया गया कि जो माहेश्वर सूत्र के प्रारंभिक 4 सूत्र हैं वो स्वर हैं और उसके बाद व्यंजन है। स्वरों का विभिन्न स्वरूप हो सकता है, तो स्वरूप निर्धारण करने के लिए एक सूत्र पढ़ा हम लोगों ने, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, जिसमें उ को बोलकर बताया गया कि उ यह स्वरूप ह्रस्व दीर्घ प्लुत का है। ऐसे ही यदि किसी का स्वरूप है अन्य अच का, तो उसकी भी संज्ञा ह्रस्व दीर्घ प्लुत कर दी जाएगी। तो फिर पढ़ते पढ़ते पता चला कि ये मात्रा की बात की गई है कि 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा पर यह संज्ञा हमें मिलने वाली है। तो मात्रा कितना निर्धारण करे, तब एक कारिका के पास पहुंचे थे जिसमें बताया गया कि चाशस्तु वदते मात्राम, और वायस जो है कि 2 मात्रा वाला, और मयूर जो है कि 3 मात्रा वाला, और नकुलस्तु अर्धमात्रकम। यह बात पता चली कि ये मात्रा है। ऐसे यदि हम किसी को बोलने में समय लगाते हैं तो उसकी संज्ञा ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो जाएगी। व्यंजन की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा इसलिए नहीं हो सकती कि कम से कम हमें उसको संज्ञा करने के लिए 1 मात्रा का समय चाहिए। और एक कारिका और भी पढ़े थे, 1 मात्रो भवेद ह्रस्व दीर्घ द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, तो वहां पर पता यही चल गया था कि 1 मात्रा वाला ह्रस्व, 2 मात्रा वाला दीर्घ और 3 मात्रा वाला प्लुत, और व्यंजन जो है कि आधा मात्रा वाला। ये सब कुछ आपने देखा। मात्रा का निर्धारण हम अपने प्रकृति के अंग पशु पक्षियों से जान लिए। जीव जंतु के आवाज है ना, उस आवाज को सभी लोग सुना है, ये सार्वभौमिक है। नेवले की आवाज सभी ने सुना होगा, तो उसको यदि बोल दिया जाए तो सब सही है। नहीं तो मैं बोल दूं कि मेरे रूम में जो रिमोट है ना वो जैसा आवाज करता है वैसा 1 मात्रा वाला होता है, तो आप मेरे रूम का रिमोट का आवाज सुनने आएंगे? मेरे एसी का आवाज सुनने आएंगे? नहीं आएंगे। तो जो सार्वभौमिक है उस तरह की बात की जाती है। वही बात करके आपको स्वर के 3 भेद मैंने अभी तक बताया कि ह्रस्व भेद, दीर्घ भेद और प्लुत भेद होते हैं। अब उदात्त आदि का प्रसंग हम लोग केवल उत्पन्न करके छोड़ करके आए हैं कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत करने के बाद में उसके और भी भेद होते हैं, उदात्त भेद, अनुदात्त भेद, स्वरित भेद। तो कैसे होते हैं वह बताया गया। तो मैं कह सकता हूं कि आपने स्वरों का जो प्रकार पढ़ा है वह स्वरों का प्रथम प्रकार जो है वह मात्रा के आधार पर है। प्रथम प्रकार में क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत का भेद होना, वह मात्रा के आधार पर है। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वह उच्चारण स्थान के भाग के अनुसार प्रकार पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान होता है प्रत्येक वर्ण का, तो उस वर्ण के उच्चारण स्थान में भी 3 भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक उच्चारण स्थान यह हुआ, ठीक, यह उच्चारण स्थान हो गया, आपको मानना ही है। तो इसमें भी देखिए एक ऊपर का भाग है, एक नीचे का भाग है, एक मध्य का भाग है। ऐसे ही उच्चारण स्थान यदि कंठ हो गया तो कंठ में भी हल्का ऊपर का भाग है, उसके नीचे का भाग है, एक उसका मध्य भाग है। तो इसको आपको समझ करके चलना है, तब आप उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा को समझने में सफल हो पाएंगे। तो उदात्त संज्ञा के लिए सूत्र है उच्चैः उदात्तः। बस इतना ही कह दिया गया कि ऊपर से उदात्त, वृत्ति भाग से स्पष्टता मिलती है कि कैसे ऊपर की बात कर रहे हैं। तो तालु आदि सु सभागेसु, तालु आदि हमारे उच्चारण स्थान है, उसमें वो भाग वाले हैं। कैसे भाग वाले? एक यदि मैं बताऊं उंगली, तो उंगली का भी ऊपर भाग है, उंगली का भी नीचे भाग है, उंगली का भी मध्य भाग है। तो तालु आदि भी जो है उसका भी ऊपर का भाग है, मध्य भाग है और अधो भाग है। तो वह जो भाग वाले तालु आदि हैं उसमें यदि ऊर्ध्व भाग से कोई निष्पन्न होता है, कोई उत्पन्न होता है, ऐसे अच की, व्यंजन की नहीं, क्योंकि व्यंजन के भी तो उच्चारण स्थान है। अकु विसर्जनिया नाम कंठ में कु से क ख ग घ को भी बोलने की बात कही गई, तो उनके यह संज्ञा नहीं होगी। संज्ञा किसकी होगी? अच की होगी। उदात्त संज्ञा केवल और केवल अच की होगी। ठीक है, तो अचों का भी उच्चारण स्थान है। तो जो संबंधित उच्चारण स्थान है उस संबंधित उच्चारण स्थान में ऊपर का भाग, मध्य भाग और अधो भाग है। तो ऊपर से जब उसी उच्चारण स्थान से जब ऊपर से ऊपरी भाग से बोला जाए तो वह उदात्त संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, और जब उसे हम नीचे के भाग से बोलते हैं तो अनुदात्त संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, और बीच के भाग से बोलते हैं तो स्वरित। एक हम उदात्त वाला केवल पढ़ लेते हैं। तालु आदि स्थानों में अपने उच्चारण स्थान के ऊपर वाले भाग में उच्चार्यमाण अच उदात्त संज्ञक होता है।
ऊपर से जब बोला जाए तो वह उदात्त संज्ञक होगा। अर्थात जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के ऊपर भाग से होगा। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान निर्धारित है मानवीय ध्वनि तंत्र के अनुसार। आपको लिखित भी प्राप्त है और आप बोल करके भी देख सकते हैं कि ये कहां से बोला जा रहा है। तो लिखित ही समझ लेते हैं, बोलकर शायद हम वहां तक ना पहुंच पाए। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है। ऐसे अन्य अच के भी हैं। तो वह अच जब निर्धारित स्थान के ऊपर भाग से बोला जाएगा तो उदात्त कहलाएगा। जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ है, यदि वह कंठ के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित होगा तो उदात्त कहलाएगा। ऐसे ही आप अन्य अच मतलब ई के बारे में भी, ऊ के बारे में भी, री के बारे में भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। एक है निचैर अनुदात। वही बात जो हुई थी कि उच्चारण स्थान निर्धारित है, उसके जब ऊपर से उदात्त हुआ तो नीचे से यदि बोल दिया जाए, उसी स्थान के निचले भाग से जब बोला जाए तो वह होगा अनुदात। और त्वरित पर थोड़ा सा आपको देखना है कि उदात्त अनुदातत्वे वर्ण धर्मौ समाह्रियते यस्मिन सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्। ये नहीं कहा गया कि दोनों के बीच से बोला जाए। इसमें यह बात कही गई कि उदात्त धर्म भी जिसमें हो और अनुदात्त धर्म भी हो, मतलब दोनों का मिश्रण। ऐसा नहीं है कि तालु कोई बहुत बड़ा चीज है कि एक किनारे से बोला जाना, दूसरा किनारे से बोला जाना और फिर बीच में से बोला जाना। ऐसा निर्धारण तो कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए दोनों के धर्मों का उसमें समाहार हो, उदात्त धर्म भी सम्मिलित हो और अनुदात्त धर्म भी सम्मिलित हो, तब वह अच स्वरित संज्ञक वाला होता है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत आपने पहले मात्रा के आधार पर देखा था। अब उसी अच की और 3 संज्ञा कर दी गई, उदात्त अनुदात्त स्वरित, जो स्थान भाग कृत भेद है। पहले मात्रा कृत भेद था। अब मात्रा क्या है? उसके उच्चारण में लगने वाला समय। अब जो पढ़े हैं वो क्या है? इस यहां पर कोई मात्रा की बात हुई है? नहीं हुई है। यहां पर बात हुई है कि वह अपने स्थान के किस क्षेत्र से बोला जा रहा है, किस भाग से बोला जा रहा है, उदात्त के से कि अनुदात्त से कि दोनों के समाहार से, यह बात हुई है। तो यह एक अलग प्रकार का विभाजन है, वह एक अलग प्रकार का विभाजन था। तो यहां पर उसी की बात कही गई है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत आप किए थे वो तो हमारे बोलने के समय के अनुरूप था। मतलब कि सबसे पहले हम उच्चारण तो करेंगे, उच्चारण करने में थोड़ा समय लगा सकते हैं, ज्यादा समय लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा समय लगा सकते हैं। तो वह प्रथम प्रकार होगा। वह यदि विभाजन करना हो तो पहले उसी का विभाजन होगा। हम बोले तो पहले बोल दिए तो किस भाग से बोले बाद में देखा जाएगा। तब उसकी संज्ञा उदात्त अनुदात्त और स्वरित करेंगे। तो बोलने में थोड़ा धीरे बोल दिए, ह्रस्व ज्यादा बोल दिए, दीर्घ और ज्यादा लगा दिए उसमें अपने सांस को, तो प्लुत। लेकिन बोलने के बाद या बोलने के समय ही हम ऊपरी भाग से बोले तो उदात्त हो जाएगा। मतलब एक ह्रस्व भी उदात्त हो सकता है, एक ह्रस्व ही अनुदात्त भी हो सकता है, एक ह्रस्व स्वरित भी हो सकता है। इसमें आपको कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ऊपर से बोला गया तो ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा, प्लुत होगा। वह भी विभाजन करेंगे तो पहुंचेंगे वहीं पर, लेकिन पहले वर्ण को बोलने में सांस लगाइए कि कितना लगाना है, तब जाकर के आप स्थान पर पहुंचेंगे और वहां से फिर आप भेद निर्धारण करना सुनिश्चित करिएगा। तो एक ह्रस्व यदि है, ठीक है, तो उसको हम 3 प्रकार में, चलिए यहां लिख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि ह्रस्व है, ठीक है, ह्रस्व है, तो ह्रस्व किस आधार पर कहे थे हम लोग? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत यदि कहे थे तो उसमें लगने वाला समय के अनुसार कहे थे। अब जो है कि उसको देख रहे हैं कि ह्रस्व में हम ऊपर के भाग से भी बोल सकते हैं, अधोभाग से भी बोल सकते हैं, अनुदात्त, ठीक है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का सम्मिश्रण हो, वह हो जाएगा स्वरित, ठीक। कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त लिखा जाता है, अनुदात्त लिखा जाता है, स्वरित लिखा जाता है। आप भी उस तरह से लिख सकते हैं दूसरे नंबर पर ये। तो यह तीनों भेद ह्रस्व के भी हो सकते हैं, दीर्घ के भी हो सकते हैं और प्लुत के भी हो सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा कि वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत 9 प्रकार के हो गए। ह्रस्व के 3, दीर्घ के 3, प्लुत के 3। ये केवल एक वर्ण की बात हो रही है।
अब उसको और आगे बढ़ा रहे कि स नवविधोपि, वह जो 9 प्रकार है वह प्रत्येक, 9 प्रकार हो गया, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित, 9 प्रकार होने के बाद में वह प्रत्येक प्रकार अनुनासिक भी हो सकता है और अननुनासिक भी हो सकता है। मतलब कि उसके बोलने में नासिका की भी सहायता ली जा सकती, नासिका का भी अंश प्रयोग हो सकता है, तो वह अनुनासिक हो जाएगा। वही 9 जो 9 भेद अभी आप करके आ रहे हैं, वही 9 नासिका के साथ भी उच्चारण किया जा सकता है और सामान्य भी उच्चारण किया जा सकता है। तो अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से वह 2 प्रकार का हो जाएगा। इस प्रकार 9 प्रकार का वह अच पुनः अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 प्रकार का होता है। मतलब अनुनासिक भी होगा और अननुनासिक भी हो जाएगा। तो कितने प्रकार का हो जाएगा? 18 प्रकार का। मैं अभी वो 18 प्रकार आपको दिखा दे रहा हूं, फिर आऊंगा बताने के लिए कि क्या है अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं। क्या पहले इसी को जान लीजिए कि अनुनासिक किसे कहते हैं। चलिए इसको समझ लीजिए तो अच्छे से समझ जाएंगे। अभी हम लोग छोड़ करके आए हैं कि अनुनासिक क्या होता है, ये सूत्र के माध्यम से नहीं जाने हैं। ऐसे तो जान ही गए हैं कि मुख से वर्णों को उच्चारण करते हैं, यदि बोलने के क्रम में यदि नासिका का भी प्रयोग हो जाए तो वह हो गया हमारा अनुनासिक। और नासिका का प्रयोग ना हो तो अननुनासिक। अननुनासिक का एक और नाम है नीरनुनासिक। नीरनुनासिक, इस तरह से अनुनासिक के आगे आपको निर जोड़ना है। अब अ इ उ री के सामने कुछ लिखा है, अ इ उ री ए ओ आई औ, अ इ उ री ली ए ओ आई औ। पहले इसी पर डिस्कशन कर लीजिए। यह वह वर्ण है जो केवल ह्रस्व थे। याद करिएगा, ह्रस्व कितने स्वर थे? 5। दीर्घ कितने थे? 8। इसमें ली हट गया था। अब प्लुत कितने हैं? 9। जो 9 स्वर हैं उन सभी 9 स्वरों का प्लुत भेद होता है। तो प्लुत एक ऐसा भेद है जो सभी स्वरों का होता है। दीर्घ एक ऐसा भेद है जो ली का नहीं होता है। और ह्रस्व एक ऐसा भेद है कि जो एच प्रत्याहार के अक्षरों का नहीं होता है। तो इनका जब ह्रस्व होता है तो ह्रस्व का उदात्त भी होगा, ह्रस्व का अनुदात्त भी होगा, ह्रस्व का स्वरित भी होगा। तो ह्रस्व का उदात्त का भी अनुनासिक होगा और अननुनासिक होगा। ह्रस्व के, अच्छा यहां पर सब लिखित ही है, तो ह्रस्व उदात्त का जो है कि अनुनासिक होगा, ह्रस्व उदात्त का अननुनासिक होगा। यह ह्रस्व और उदात्त की बात हो गई। और ह्रस्व अनुदात्त में चले तो एक अनुनासिक वाला एक अननुनासिक वाला। ऐसे ही ह्रस्व का जो स्वरित भेद है उसमें भी एक अनुनासिक होगा एक अननुनासिक होगा। तो यह कितने स्वरों का 6 भेद हुआ? 5। केवल अ इ उ री का यह भेद हुआ। ऐसे जो 8 स्वर हैं दीर्घ उन जिनका भेद होता है, तो दीर्घ में भी उदात्त अनुदात्त, उदात्त अनुदात्त, उदात्त अनुदात्त स्वरित हुआ, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो उदात्त के भी 2 स्वरूप, अनुनासिक अनुनासिक, अनुनासिक अननुनासिक, अनुनासिक अननुनासिक। और अ इ उ री ली ए ओ आई औ जो है यह 18 होता है। तो इनके प्लुत भेद होते हैं, मतलब सभी स्वरों के प्लुत भेद होते हैं। तो प्लुत का भी 2 रूप होगा। प्लुत का पहले 3 रूप होगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गया। उस उदात्त का भी 2 स्वरूप होगा, अनुनासिक अननुनासिक, अनुनासिक अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक। इस तरह से आपने देखा कि प्रत्येक वर्ण के 18 भेद तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके 18 हो सकते हैं। अब इसी चार्ट पर हम लोग वो देखने का कोशिश करें। आप ध्यान से देखिए तो अ इ उ री यह जो 4 है इसमें भी है, अ इ उ री जो 4 है इसमें भी है, अ इ उ री 4 जो है कि इसमें भी है। तो यह 4 ऐसे वर्ण हैं जिनके ह्रस्व भेद भी होते हैं, जिनके दीर्घ भेद भी होते हैं, जिनके प्लुत भेद भी होते हैं। तो ह्रस्व के 6 हो जाएंगे। कैसे 6? उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 और उदात्त गुणे 2, अनुदात्त गुणे 2, प्लुत गुणे 2। ये 2 क्या मैं कह रहा हूं? उदात्त का अनुनासिक और अननुनासिक, फिर अनुदात्त का अनुनासिक अननुनासिक, और फिर स्वरित का भी अनुनासिक और अननुनासिक। तो ये 4 का तो 18 भेद हो गया। लेकिन और जो बचते हैं उनके 12 भेद होते हैं। कैसे? क्योंकि दीर्घ भेद ली का नहीं होता है। ली का 12 भेद होगा। ली का 12 भेद होगा। ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसका दीर्घ भेद नहीं होता है, दीर्घ भेद इसका अभाव होता है। तो दीर्घ भेद के अभाव होने के चलते दीर्घ का कितना कटेगा? दीर्घ का 6 होता है, पर ह्रस्व का भी 6 होता है, दीर्घ का भी 6 होता है, प्लुत का भी 6 होता है। कौन कौन? दीर्घ का एक उदात्त, एक अनुदात्त और एक स्वरित, यह 3 होता है। उसके बाद उदात्त के भी 2 होते हैं, एक अनुनासिक और एक अनानुनासिक, यही होता है। इसके भी 2 कटेंगे, इसके भी 2 कटेंगे, यही 2, ये 2 यहां भी होते हैं, यही 2 यहां भी होते हैं, यही 2 यहां भी होते हैं। तो 6 कट गए। तो ली में दीर्घ नहीं होता है, आपने इसको चार्ट से देख लिया है। ऐसे ही देखिए ए ओ ऐ औ ह्रस्व में नहीं पढ़े गए हैं, मतलब ह्रस्व के 6 भेद उसको नहीं मिलने वाले हैं। तो इस तरह से केवल और केवल 4 के 18 भेद हो जाएंगे, 6 6 12 6 18। और उसके अलावा री का दीर्घ का 6 कटता है और ए ओ ऐ औ का ह्रस्व का 6 कटता है। तो 18 भेद उनके भी नहीं होते, उनके 12 भेद होते हैं। हाँ, 12 से कम किसी का नहीं होता है और 18 से ज्यादा भी किसी का नहीं होता है। हम लोग छोड़ करके जो आए थे, अब आइए वहां से कंप्लीट करते हैं। आपने देख लिया कि अनुनासिक अनुनासिक किस तरह से है। अब अनुनासिक भेद में आपको पढ़ना है एक सूत्र, अनुनासिक जानने के लिए उस संज्ञा को जानना है आपको। तो अनुनासिक किसको कहेंगे? कि मुख के साथ में जब नासिका से कोई वर्ण उच्चारण किया जाता है तो उसकी संज्ञा है अनुनासिक। मुख के साथ में नासिका के, मुख और नासिका दोनों को मिला करके नासिकयोः उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। तो अनुनासिक संज्ञा करने वाला यदि सूत्र पूछे तो आप क्या बताएंगे? मुख नासिका वचनो अनुनासिका, यह अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। अच्छा, इसकी वृत्ति यहां लिखी गई है और अर्थ ये लिखा है जो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर कहने का तात्पर्य को और अच्छे तरीके से स्पष्ट करने में कहने का तात्पर्य ले लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है क्या? कहने का तात्पर्य है कि मुख से तो प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है, किंतु जो वर्ण मुख के साथ ही साथ नासिका से भी बोला जाए वह वर्ण अनुनासिक होता है। जैसे अंग, ड़, न, म, य, ये व्यंजन में बताया गया। ऐसे ही अ का भी आप चाहें तो देखिए, अ, आ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत आपने लिख लिया, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये प्लुत है। अब इसको आप उदात्त अनुदात्त स्वरित से भी बोल सकते हैं और उसी उदात्त में यदि आप नासिक का प्रयोग, नासिका का प्रयोग कर दिए तो वह अनुनासिक हो जाएगा। तो इस तरह से अनुनासिक और अननुनासिक का निर्धारण होता है। अब इसको संज्ञा प्रकरण में इस पंक्ति से बात कही गई है कि अ इ उ री एषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदा। प्रत्येक के कितने भेद हो गए? 18 भेद। ली वर्ण के तो 12 होते हैं क्योंकि उस ली वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है, और एच के तो 12 होते हैं क्योंकि उसमें ह्रस्व का अभाव होता है। जो सारी बातें मैंने बताई है उसका आधार यही पंक्ति है। इस प्रकार पूर्व में उल्लिखित जो 9 भेद थे उनका अनुनासिक और अननुनासिक भेद कर दिया जाए तो 18 भेद हो जाता है। अचो के विभेद में अब अ इ उ री, इनमें से प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। अ इ उ री के 18 होंगे, ली वर्ण के 12 होंगे और एच के भी 12 होंगे। इनकी तालिका इस प्रकार से है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग अंतिम में ही पहुंच रहे हैं, जिसको कह सकते हैं कि अब सारांश के रूप में एक बार देख लेंगे। इनका यह इस संपूर्ण प्रकरण का सार यह है कि जो सजातीय, सजातीय का तात्पर्य क्या हुआ? अ के जो भेद हो रहे हैं, भेद मतलब ह्रस्व भेद, दीर्घ भेद, प्लुत भेद, फिर ह्रस्व के उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ के उदात्त अनुदात्त स्वरित, प्लुत के उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर सभी के अनुनासिक और अननुनासिक, ये पूरा उनको एक जाति वाला माना जाएगा, एक समूह वाला। जाति का अर्थ क्या होता है? समूह। तो उसको हम सजातीय कहेंगे। तो उनके भी जो अच है, सजातीय एक ही उच्चारण स्थान वाले जो हैं, उनमें परस्पर 3 प्रकार के भेद देखने के लिए मिले। एक था कालकृत, जिसको आप मात्राकृत भी कह सकते हैं। कालकृत मतलब उच्चारण कालकृत, जितना उच्चारण में आपने समय लगाया उसके आधार पर भेद किया गया था, जो था ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और उसके बाद आपने देखा स्थानकृत। स्थानकृत का मतलब हो गया कि जो उच्चारण स्थान है उसमें ऊपर होना, नीचे होना और दोनों का समाहार होना। और एक देखा आपने नासिकाकृत, जिसमें नासिका के चलते भेद दिखाई दिया, अनुनासिक और अननुनासिक। तो 3 आधार पर 18 भेद होते हैं।
और जिसमें कालकृत भेद आपने देखा था ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वहीं से प्रारंभ होता है। तो जिसका कालकृत में दीर्घ काल ही नहीं है उसके 6 कट जाते हैं, जिनके ह्रस्व ही नहीं है उनके 6 कट जाते हैं। तो जो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत सूत्र था वो कालकृत भेद करता है, मतलब काल के आधार पर ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा उसके द्वारा की गई थी। जो उच्चैरुदाता, निचैरनुदाता और समाहारा स्वरिता है, ये सभी सूत्र स्थान भागकृत भेद करते हैं। और जो मुख नासिका वचन अनुनासिका सूत्र है वह नासिकाकृत भेद करता है। तो अभी बात खत्म हुई है कहां पर? स्वर की बात खत्म हुई। व्यंजन की भी कुछ संज्ञा है, उसे भी आपको अभी ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। चलिए व्यंजन की संज्ञा की तरफ चलें। स्वरों का जो भेद है उसको आपने देख लिया। इसकी भी ये संज्ञा ही है, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा और अनुनासिक संज्ञा। ये उसके प्रकार पर आधारित संज्ञा है और उसके जो मानक है वह कालकृत है, स्थानीकृत है और नासिकाकृत है। अब फिर आ जाइए आप कहां पर, यह हम लोग देख रहे थे ना। अब व्यंजन की बात है, बहुत समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट रहिएगा। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के बारे में ये जानते ही हैं और सही बात है, यही व्यंजन है। क से लेकर के ह तक सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क में अ मिला हुआ है, यदि यह क देखा जाए तो इसमें अ मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। इसका शुद्ध रूप केवल इस तरह से लिखा जाएगा। यदि क व्यंजन में लिखना हो तो इस तरह से हम लिखेंगे, तब वो अपने शुद्धतम रूप में होगा। आइए, व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है। जिस तरह से आपने देखा था कि स्वर का दूसरा नाम अच भी है, क्योंकि अच में वे सभी वर्ण आ जाते हैं, अच प्रत्याहार में जो स्वर हैं। ऐसे ही हल इसका नाम इसलिए है क्योंकि हल प्रत्याहार में या जो माहेश्वर सूत्र है उसमें 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक वे सभी वर्ण आ जाते हैं जिनको हम व्यंजन कहते हैं। इन हलों व्यंजनों के स्वर विहीन शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए इनके नीचे तिरछी रेखा इस तरह से लगाई जाती है। यदि व्यंजन को शुद्ध रूप में, व्यंजन के स्वरूप में लिखना हो तो उनको क्या करेंगे? उनके नीचे तिरछी रेखा लगा देंगे। ऐसे यदि बाद में अ या कोई मात्रा दिखाई दे रही है, कोई स्वर दिखाई दे रहा है, तो वह केवल उच्चारण के दृष्टिकोण से उसमें लगा हुआ है। इस चिन्ह को एक नाम देते हैं, वो चिन्ह क्या है? हल चिन्ह। इनको, ये चिन्ह जिसमें लग जाता है उसको क्या कहते हैं? हलंत। ठीक है, तो स्वर कभी हलंत हो सकता है क्या? एक बार आपको माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार में एक स्वर का हलंत होना बताया है कि संज्ञा होना बताया, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। स्वर कभी हलंत नहीं होता है। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। व्यंजन मतलब वही क ख ग घ अंग, जिनको क वर्ग भी कहते हैं, च छ ज ज च वर्ग, ट ठ ड ढ ढ ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग, य र ल व को अंतस्थ कहते हैं, स स स ह को उष्म कहते हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्र में इसका यदि क्रम देखा जाए तो पहले स्वर आते हैं, उसके बाद अंतस्थ आते हैं, अंतस्थ के बाद 5वां अक्षर आता है, फिर चौथा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, फिर दूसरा, फिर पहला, उसके बाद आते हैं उष्म वर्ण। व्याकरण संप्रदाय में उपर्युक्त 5 वर्गों को उदित नाम से जाना जाता है। कु चु टू तू पु, क वर्ग न बोल करके, क ख ग घ न बोल करके यदि केवल कु लिख दिया गया कहीं पर भी किसी सूत्र में, किसी प्रसंग में, तो वहां पर पूरे क ख ग घ अंग की बात की जा रही है आपसे। यदि कहीं चू लिख दिया गया तो आपको च छ ज झ की बात की जा रही है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ये संक्षेप के लिए किया जाता है। अब क ख ग घ अंग को व्यक्त करने के लिए या प्रत्याहार में भी संक्षेप किया गया है। यदि बोल दिया गया चय प्रत्याहार तो प्रथम वर्ण आ जाता है, लेकिन प्रथम वर्ण सभी वर्गों का आ जाएगा। यदि हमें केवल क वर्ग के 5 अक्षर को बताना है तो कौन सा प्रत्याहार लेंगे? तो कोई प्रत्याहार आपको नहीं मिलेगा, तब फिर आपको कु बोलना पड़ेगा। वहां पर चू टू बोला गया, सूत्र में क्या बोला गया? चू और टू। ठीक है, तो चू मतलब च वर्ग। कोई प्रत्याहार नहीं है कि जो वर्ग के 5 अक्षर को बता दे। हाँ, वर्ग के सभी वर्गों के पहले अक्षर को बताने वाले प्रत्याहार है, सभी वर्ग के दूसरे अक्षर को बताने वाला प्रत्याहार है, सभी वर्ग का केवल दूसरा अक्षर बता दे, ऐसा कोई प्रत्याहार नहीं है। हम लोग माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार वाले वीडियो में देख चुके हैं। तीसरे वर्ण को बताने वाले प्रत्याहार है, चौथे वर्ण को बताने वाले प्रत्याहार है, 5वां वर्ण को बताने वाला प्रत्याहार है, केवल दूसरा वर्ण को बताने वाला कोई प्रत्याहार नहीं था। तो ये व्यंजन है। ठीक है, और इन
वर्ग के पंचम अक्षर को आप अनुनासिक भी कहते हैं क्योंकि मुख और नासिका दोनों से उच्चारण किए जाते हैं। व्यंजनों की विभिन्न संज्ञा स्पर्श संज्ञा है व्यंजन की। अब विभिन्न संज्ञा मैं बताने वाला था ना कि व्यंजन की भी कुछ संज्ञा है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, वर्णों के भेद और उनकी संज्ञा। तो उपर्युक्त क से जो म तक है यह 25 वर्ण हो जाते हैं। क ख ग घ 5, इसी तरह से सबके 5 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 होगा। क का 5, च का 5, ट का 5, त का 5 और प का 5, 25 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 25 जो है इनके उच्चारण के समय जो जिह्वा है वह मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। विभिन्न स्थानों का स्पर्श का तात्पर्य है कि उनसे संबंधित जो उच्चारण स्थान है वह, तो इनको स्पर्शक नाम दे दिया गया केवल जिह्वा के उस स्थान भाग से स्पर्श करने के कारण। और इसको पंक्ति के माध्यम से लघु सिद्धांत कौमुदी में कादयो मावसानाः स्पर्शाः जानते हैं आप। ऐसे ही अन्य भी अभी बचे हुए, तो क से म तक 25 हुआ, हमें 33 के बारे में बात करनी है क्योंकि माहेश्वर सूत्र में 33 व्यंजन मिलता है। तो जो 9 स्वर मिले थे उस पर तो पूरी बात हुई, 9 स्वर की किस तरह से संज्ञा होती है, किस तरह से भेद होता है, किस तरह से वो 18 प्रकार बनते हैं, सारी बातें हो गई है। अब व्यंजन में जो है कि संज्ञा यदि देना प्रारंभ किए तो केवल 25 को एक संज्ञा दिए हैं। वो संज्ञा है क्या, स्पर्श। किन वर्णों की है, तो क से लेकर के म तक, मतलब वर्गीय व्यंजनों की संज्ञा हमने निर्धारण कर दिया। अब पहुंच रहे हैं अंतस्थ एक संज्ञा जिसमें य, र, ल, व वर्ण सम्मिलित है। कौन कौन, य, र, ल और व, इनको अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ कहते हैं, एक और नाम भी ले लीजिए, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ का भी अर्थ वही है जो अर्धस्वर का है। अंतस्थ मतलब स्वर और व्यंजनों की बीच की स्थिति, अंतस्थ। तो स्वर और व्यंजनों के बीच के हैं इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, या दोनों के बीच में है तो अंतस्थ भी कहा जाता है, जिसको संज्ञा प्रकरण में यड़ो अंतस्थाः इस वाक्य से बताया गया है। अब व्यंजन में 25 और 4 29 की बात हुई। अभी हमारे पास में 4 और है, तो 4 जो हैं उनकी संज्ञा है उष्म। क्या संज्ञा है, उष्म। वर्णों को उष्म कहते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक जोर लगाना पड़ता है। यहां पर ये छूट गया है, इसको स और ह, इनको क्या कहते हैं, उष्म कहते हैं। स ह वर्णों को उष्म कहते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, सांस ज्यादा लेनी पड़ती है, जिसको बताया गया है सल उष्माण इस पंक्ति से। आप जब किसी का आंख खुदा जाए, जैसे मान लीजिए उंगली लग गया, तो क्या करते हैं, गर्म भाप देते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आपके वायु में गर्मी है, उष्णता है। तो यहां पर इन वर्णों के उच्चारण में जब हम हवा ज्यादा लेंगे तो निश्चित है कि कुछ गर्मी आ जाएगी। तो ये उष्म वर्ण इसी के चलते कहे जाते हैं, वायु के ज्यादा प्रयोग के चलते। बहुत जोर लगानी पड़ती है इनको बोलने में, श्वास लानी पड़ती है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, उष्म कहा गया, सल उष्माणः। तो व्यंजन में 3 संज्ञा हम लोगों ने देखी, एक स्वर स्पर्श संज्ञा जो क से म तक के है, उसके बाद 4 वर्णों के लिए हम लोगों ने देखा अंतस्थ जो य व र ल है, उसके बाद देखा उसमें जो स और ह है। इस तरह से व्यंजनों की संज्ञा है। तो स्वर और व्यंजन तो हैं ही, उसके अलावा आप अपने प्रयोग में अनुस्वार को भी देखते हैं, विसर्ग को भी देखते हैं, अनुनासिक स्वरूप भी देखते हैं, और आप देखते हैं जिह्वा मूलीय और उपधमानीय भी। तो अनुस्वार और अनुनासिक तो मान लीजिए समकक्ष है, लेकिन 4 जो है अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलीय एक दूसरे से भेद रखते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। याद रखिएगा, इसमें अनुस्वार और विसर्ग को मैं अब परिभाषित कर रहा हूं कि क्या है अनुस्वार और क्या है विसर्ग। तो अनुस्वार यह है कि अ और अह लिखा है, यहां पर लिखा है कि इति अचः, अच के बाद में जो पर में है, पर में 2 ठे हैं, तो परऊ है, एक इसके पर में है, एक इसके पर में है। तो क्या है, परऊ जो बाद में है वो क्रम से अनुस्वार और विसर्ग है। हम तो जानते ही हैं कि ये अनुस्वार और विसर्ग है, लेकिन इसको प्रामाणिक स्रोत से भी आपने जान लिया कि एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है जो बाद में प्रयुक्त है। तो यह बहुत अच्छा है कि आपको अनुस्वार और विसर्ग के प्रमाण के रूप में पंक्ति भी प्राप्त है हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो अनुस्वार के बारे में बात कुछ और जान लीजिए कि इसका उच्चारण नासिका मात्र से ही होता है।
सर्वथा स्वर के बाद ही आता है, जैसे यथा अहम। तो अहम का ये अहम जो रूप लिखा है, यह देखिए ह के बाद आया हुआ है। अब ये माहेश्वर सूत्र में क्यों नहीं पढ़ा गया? अपने से हम लोग ले रहे हैं क्या? नहीं, माहेश्वर सूत्र में म पठित है, माहेश्वर सूत्र में न पठित है, और उसी का ये विकार है, उसी का परिवर्तन है। बात कही गई कि सामान्यतया, सामान्य रूप में जो म है व्यंजन वर्ण, जो म है व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। देखिए अहम है, यदि अहम के बाद में गच्छति है तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। यदि अहम के बाद में आगच्छति है तो म ही रह जाएगा। यही बात यहाँ पर बताई गई। मतलब कि अनुस्वार इसलिए माहेश्वर सूत्र में नहीं है क्योंकि वह स्वतंत्र कोई वर्ण नहीं है, न स्वर है न व्यंजन है। हाँ, बहुत ज्यादा प्रयोगाधिक्य है उसका, लेकिन वो म या न का रूपांतरण है। कहीं कहीं पर वो न से भी अनुस्वार बन जाता है और यहां पर ये म से बना हुआ है। अनुस्वार के बारे में और क्या बात कही गई है कि अनुस्वार यदि 5 जो वर्ग हैं उन अक्षरों के पूर्व आवे तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है। पूर्व की बात है, जैसे मैं बोलूं अहम गच्छति, ठीक है, अहम गच्छति यदि बोलूं तो आप जो ग को देख रहे हैं, यह ग 5 वर्ग में सम्मिलित है, इसके पूर्व में म आया है। तो 5 वर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो इस अनुस्वार का, अब चूंकि म अनुस्वार बन गया है तो म अनुस्वार बन गया तो रिटर्न आने का ऑप्शन नहीं है। अहम गच्छति यदि है तो इस म को कर दिया गया अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार जब कर दिए तो यह पंचम वर्गीय, जो 5 वर्ग है, पंचवर्गीय, पंचम नहीं, जो पंचवर्गीय है उस अक्षर के पूर्व में है, तो इस अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा? ग के समान होगा। अर्थात यह नहीं कह सकते हैं कि ये किस तरह का है, प्रकृति इसकी अलग अलग हो जाती है। बस देखना है कि बाद में इसके कौन सा व्यंजन है। तो अनुस्वार में, जो अनुस्वार को हम लोग बोलेंगे तो नासिका से ही, लेकिन अंग के जैसा बोलेंगे, अहं गच्छति। बाद के अनुस्वार इसमें हमें उच्चारण स्थान देखना है। अब विसर्ग भी है, इसको देखिए, विसर्ग में उच्चारण स्थान थोड़ा अलग है। ये जिसके बाद रहता है ना उसके जैसा इसका उच्चारण होता है, और अनुस्वार में क्या है, जिसके पहले रहता है ना उसके जैसा उसका उच्चारण स्थान होता है। विसर्ग इसका उच्चारण किंचित ह के समान होता है, इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। जैसे अनुस्वार का आपने देखा प्रयोग स्वर के बाद ही होता है, लेकिन वह म और न का रूपांतरण है। तो विसर्ग में क्या है, यह भी स्वर के बाद ही प्रयोग होता है। दोनों में समानता देखिए कि वह स्वर के बाद, ये भी स्वर के बाद। वह म और न का केवल अंतर है, म और न का रूपांतरण है। ऐसे ही विसर्ग भी स और र का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? स और र का। इसको भी पढ़ेंगे आप। विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा ह समझना चाहिए। यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है। इस स अथवा र का एक रूपांतर मात्र है, किंतु उच्चारण की विशेषता है इसमें कुछ, इसलिए इसको अलग से हम लोग जानते हैं। उच्चारण के विशेषता होने के कारण इसका व्यक्तित्व अलग है। जिस स्वर के पश्चात जुटा होगा उसी के उच्चारण स्थान से इसका उच्चारण होगा। तो अनुस्वार में कुछ अलग और विसर्ग में कुछ अलग, तो ये दोनों का अंतर आपको समझना है। इसके अलावा अभी 2 और बचे हुए हैं, जिह्वा मूलीय और उपदमानीय। कभी कभी आप क और ख के पूर्व, कभी कभी उन्होंने बाद में लिख दिया, मैं बोल दिया पहले, तो क और ख के पूर्व कभी अर्ध विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में आ जाता है। उसे इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं और उसकी संज्ञा जिह्वा मूलीय हो बताते हैं। यह चिन्ह तो केवल क और ख के पहले नहीं दिखाई देता, ये प और फ के पहले दिखाई देता है। लेकिन जिह्वा मूलीय तभी कहा जाएगा जब ये क और ख के पहले इस प्रकार का चिन्ह रहेगा। ये विसर्ग का आधा स्वरूप है, इसलिए इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। मतलब विसर्ग बोलने में जितना समय लगाना चाहिए उससे थोड़ा सा कम समय इसमें लगाना चाहिए। तो जिह्वा मूलीय को बताने के लिए पंक्ति संज्ञा प्रकरण में दी है कि अह क इति कखाभ्याम, मतलब क और ख के प्राक पहले जो अर्ध विसर्ग के सदृश है ना, अर्ध विसर्ग के सदृश ये है। विसर्ग मान लीजिए कि ऐसा है, इसको अर्ध करना है तो अर्ध करेंगे तो इसका आधा मिटा दीजिए, ज्यादा ही मिट गया क्या?
इसका आधा मिटा दिया मैंने, और उसके बाद में इसका आधा मिटा दीजिए, मिटा दिया आधा। देखिए अर्ध विसर्ग के सदृश हो गया कि नहीं। दो बिंदु आप विसर्ग के लिए करते हैं तो आधा आधा मिटा देंगे तो अर्ध विसर्ग हो गया। तो ये हुआ अर्ध विसर्ग के सदृश स्वरूप। इनको हम जिह्वा मूल्य कहेंगे कब, जब ये क और ख से प्राक में होंगे, पहले होंगे, तब जिह्वा मूल्य कहेंगे। उपधमानीय में क्या है, ये जिह्वा मूल्य के जैसा ही होता है, जैसे क और ख के पहले कुछ लगा है, प और फ के पहले लगा है, तो ऐसा ही होता है। अंतर है कि इनका नाम अलग है। क्यों? क्योंकि ये जिह्वा के मूल के उच्चारण, जिह्वा के मूल भाग से उच्चारित होते हैं। जिह्वा मूल्य और उपधमानीय जो है कि ओष्ठ से उच्चारित होता है। प और फ का उच्चारण आसान है ना जी, उसी पर आप जोड़ लीजिए इसको। इसको उपधमानीय कहते हैं। उपधमानीय का सामान्य स्वरूप बस जानिए कि प और फ के पहले आधा विसर्ग आ गया तो वह उपधमानीय है। प और फ, अप अह इति पफाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। उपधमानीय किसे कहेंगे? प और फ के पहले लगा हुआ अर्ध विसर्ग। अब इसके अलावा आपको वाक्य व्यवहार में या भाषा में वाक्य बनाने में संयुक्त व्यंजन भी दिखाई देते हैं। संयुक्त स्वर की बात हो गई है, जिन्हें संध्याक्षर कहा गया, जिन्हें जन्य स्वर कहा गया। अब संयुक्त व्यंजन भी दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जो तीन है। उदाहरण में आप इसे देख सकते हैं, क और श मिलाकर छ, त और र मिलाकर त्र, ज और य मिलाकर, यहां पर लोग गलती करते हैं, ज और य मिलाकर के ज्ञ। तो यह आपको ध्यान देना है। अब आज के इस प्रसंग में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने इससे सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं में रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है, मैं नंबर दे रहा हूं, जिसको किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी चाहिए वो उस पर फोन करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अच्छा, ये आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई का व्यवस्थित स्वरूप को लेकर के आपको चलने में कोई दिक्कत आ रही है या कोर्स से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जान भी सकते हैं। जो जो आपकी चाहत होगी वो सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।